आज आपको यह बताते हैं कि हमास के आतंकवादियों का समर्थन करने वाले ईरान के सुप्रीम लीडर ने आज इजरायल को एक नई धमकी देते हुए कहा है कि अगर इजरायल ने गाजा पर किए जा रहे हवाई हमलों को नहीं रोका तो इस युद्ध में दुनिया के सारे मुसलमान उसके खिलाफ एकजुट हो जाएंगे और फिर कोई भी ताकत इन मुसलमानों को इजरायल को खत्म करने से रोक नहीं पाएगी। ईरान के सुप्रीम लीडर खोमेनी ने इजरायल और हमास के इस युद्ध को इजरायल वर्सेस दुनिया के 190 करोड़ मुसलमानों का युद्ध बना दिया। यानी अब एक तरफ इजरायल है और दूसरी तरफ इस्लाम को मानने वाले दुनिया भर के 190 करोड़ लोग हैं। और पाकिस्तान की सेना ने भी अपने एक नए बयान में बिल्कुल यही बात कही है। पाकिस्तान की सेना ने कहा है कि वो और उसके देशों के सभी मुसलमान, उसके देश के सभी मुसलमान फिलिस्तीन के साथ हैं और पाकिस्तान की सेना फिलिस्तीन की जमीन को इजरायल के कब्जे से छुड़ाने के लिए हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। और यही बात लेबनान, सीरिया और इराक के धार्मिक संगठनों ने भी कह दी है। अब आप सोचिए, पाकिस्तान जैसा देश, वहां की सेना यह बयान दे रही है। कोई नेता भी अगर यह बयान देना चाहता तो तब भी ठीक था, लेकिन सेना यह बयान दे रही है कि हम अब जाकर इजरायल के खिलाफ लड़ने के लिए भी तैयार हैं। इन देशों के धार्मिक संगठनों ने हमास के हमलों का समर्थन करते हुए कहा है कि दुनिया का कोई भी मुसलमान इजरायल का समर्थन नहीं कर सकता। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और बाकी के भी कुछ बड़े कॉलेजों में इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इन विरोध प्रदर्शनों में हमास का कहीं कोई जिक्र तक नहीं है। और वहां एक खास वर्ग के छात्र हमास के आतंकवादियों को आतंकवादी कहने के लिए भी तैयार नहीं है। यानी अभी हो यह रहा है कि दुनिया हमास के आतंकवादियों पर इस कदर बट गई है कि इनमें एक धड़ा हमास के आतंकवादियों को फाइटर मानता है और इस धड़े में बड़े बड़े मीडिया संस्थान हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसीज हैं, कई न्यूज चैनल भी हमास का लेकिन शब्द का प्रयोग करके समर्थन कर रहे हैं। और आज इस बात को लेकर, इस लेकिन को लेकर पूरे तथ्यों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप यह देखिए कि जो इजरायल इस युद्ध में एक विक्टिम था पिछले हफ्ते तक, उसे ही क्रूर बताकर कैसे उसे खत्म करने की आज बातें हो रही हैं। और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में आतंकवाद के खिलाफ वैसी गैसलाइटिंग हो रही है जैसी हमारे देश भारत में भी होती है। इजरायल का मतलब उस भूभाग से है जहां बहुसंख्यक आबादी यहूदी धर्म के लोगों की है और फिलिस्तीन का मतलब उस भूखंड से है जहां बहुसंख्यक आबादी इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की है। यानी दो देश हैं, एक में यहूदी रहते हैं, दूसरे में मुसलमान रहते हैं। फिलिस्तीन के भी दो भाग हैं, इनमें एक इलाके को वेस्ट बैंक कहते हैं और दूसरे इलाके को गाजा पट्टी कहते हैं। और ये दोनों ही क्षेत्र इजराइल के नक्शे के अंदर हैं। आप देख सकते हैं, ये जो आपकी स्क्रीन पर है लाल रंग का पूरा इजराइल का नक्शा है और उसके अंदर हरे रंग से जो आपको दिखाई दे रहा है यह है फिलिस्तीन। और इसमें आपको गाजा पट्टी भी एक छोटी सी दिख रही है हरे रंग में और दूसरा वेस्ट बैंक भी आपको नजर आ रहा है। वेस्ट बैंक में 30 लाख और गाजा पट्टी में 20 लाख मुसलमान रहते हैं और इस तरह फिलिस्तीन के अरब मुसलमानों की कुल आबादी है 50 लाख। आप कह सकते हैं कि फिलिस्तीन की कुल आबादी 50 लाख है। दूसरी तरफ इजराइल की कुल आबादी है 1 करोड़, फिलिस्तीन से दुगनी। लेकिन इस 1 करोड़ में से 74 लाख यहूदी हैं और 18 लाख मुसलमान हैं। बड़ी बात यह है कि इजराइल में तो फिर भी 18 लाख मुसलमान रहते हैं, लेकिन फिलिस्तीन में एक भी यहूदी नहीं रहता। अब विवाद इस बात को लेकर है कि इजराइल के 74 लाख यहूदी लगभग 27,000 वर्ग किलोमीटर के इस इलाके पर अपना अधिकार मानते हैं, जबकि फिलिस्तीन के 50 लाख मुसलमान भी इस इलाके को अपना ही बताते हैं और कहते हैं कि इजराइल ने उनकी भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ है, यह भूमि उनकी है। और अभी इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध लड़ा जा रहा है उसका कारण भी यही है। हमास के आतंकवादी कहते हैं कि वो इजराइल से फिलिस्तीन की जमीन को आजाद कराने के लिए यह जिहाद कर रहे हैं और यह जिहाद तब तक जारी रहेगा जब तक इजराइल फिलिस्तीन के लोगों को उनकी जमीन लौटा नहीं देता। अब यहां यह समझना जरूरी है कि इजराइल की तरह क्या फिलिस्तीन भी एक देश है? संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया के 138 देश आज भी फिलिस्तीन को एक राष्ट्र मानते हैं और फिलिस्तीन को एक अलग देश मानने वालों में हमारा देश भारत भी है
और दिल्ली में फिलिस्तीन की बाकायदा एक एम्बेसी है, फिलिस्तीन का दूतावास भी है। इसलिए यह बात स्पष्ट कर लीजिए कि दुनिया के 138 करोड़ देश भारत समेत फिलिस्तीन को अलग देश मानते हैं, एक अलग राष्ट्र की उसको मान्यता मिली हुई है और फिलिस्तीन का दूतावास भी भारत के दिल्ली में है। इजराइल देश वर्ष 1948 में बना था, यानी इजराइल और भारत का निर्माण लगभग एक साथ हुआ है। हमें आजादी मिली है 1947 में और इजराइल का भी गठन हुआ है 1948 में। उससे पहले सैकड़ों वर्षों तक इस पूरे क्षेत्र पर फिलिस्तीन के मुसलमानों का ही नियंत्रण था। तो अब यहां यह बात स्पष्ट हो गई कि इजराइल तो 1948 में बना है। 48 से पहले क्या था? 48 से पहले यहां अरब के मुसलमानों का ही कब्जा था। वर्ष 1517 में इस क्षेत्र में 98% मुसलमान और सिर्फ 1.7% यहूदी रहते थे। 1882 में 92% मुसलमान और 8% यहूदी रहते थे और वर्ष 1917 में भी इस क्षेत्र की कुल आबादी में 91% मुसलमान थे और सिर्फ 8% यहूदी थे। यानी हमेशा से मुसलमानों का इलाका रहा है। हमेशा ही 1917 तक 90% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की थी। उस समय इजराइल का नक्शा ऐसा हुआ करता था जिसमें लगभग सभी इलाके फिलिस्तीन के पास थे और यहूदी धर्म के लोगों ने यहां एक तरह से शरण ली हुई थी। तो फिलिस्तीन का असल में जो पूरा असली नक्शा है वो ऐसा था और यहूदी जो थे वो यहां शरणार्थी थे। यह बात भी सही है कि जब इस क्षेत्र पर फिलिस्तीन के मुसलमानों का नियंत्रण था तब उन्होंने कभी भी यहूदी धर्म के लोगों को वहां बसने से रोका नहीं। यहूदी धर्म के लोग जब शरणार्थी के तौर पर इस क्षेत्र में अपने परिवारों के साथ आए तो फिलिस्तीन के मुसलमान उनका स्वागत करते थे और उस समय तक फिलिस्तीन के मुसलमानों और यहूदी धर्म के लोगों के बीच कड़वाहट नहीं थी। ये स्थितियां पहले विश्व युद्ध के बाद बदलनी शुरू हुई। यानी ये जो भाईचारा था ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टूटना शुरू हुआ जब पश्चिमी देशों में यहूदियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हो गई। पश्चिमी देश मतलब वो देश जो ईसाई धर्म को मानते हैं, जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं और क्रिश्चियनिटी को मानने वाले जो लोग हैं वो यहूदी धर्म से नफरत करते थे क्योंकि उन्हें लगता है कि जीसस क्राइस्ट की जो हत्या है वो यहूदी धर्म के लोगों ने की थी, यहूदियों ने की थी। इसलिए इन दोनों धर्मों के बीच हमेशा दुश्मनी थी। वर्ष 1917 में जहां फिलिस्तीन में यहूदियों की आबादी सिर्फ 8.1% थी, वही आबादी 1922 में 11% हो गई, 1931 में बढ़कर 17% हुई, 1936 में 28% हो गई और फिर 1947 में 32% यहूदी यहां रहने लगे। फिलिस्तीन में अचानक से यहूदियों की आबादी में इसलिए वृद्धि हुई क्योंकि पश्चिमी देशों में यहूदियों पर बहुत जुल्म हो रहे थे, उन्हें मारा जा रहा था और वो अपनी जान बचाने के लिए फिलिस्तीन में शरणार्थी के रूप में आने लगे। दूसरे विश्व युद्ध से पहले पश्चिमी देशों में 90 लाख यहूदी रहते थे, लेकिन जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने इनमें से 60 लाख यहूदियों की हत्या करवा दी। यहूदी धर्म के लोग डरे हुए थे और उनका अपना कोई देश नहीं था जहां वो जा सके, इसलिए उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए फिलिस्तीन लौटने का फैसला किया जिसे वो इजराइल कहते थे और इस काम में ब्रिटेन ने इन यहूदियों की मदद की। भारत की तरह ब्रिटेन ने वर्ष 1917 में फिलिस्तीन को अपना गुलाम बना लिया था। तो जैसे हम गुलाम थे ब्रिटेन के, वैसे ही फिलिस्तीन भी ब्रिटेन का गुलाम देश था और जब दूसरे विश्व युद्ध में यहूदियों ने अंग्रेजों की मदद की तो अंग्रेजों ने खुश होकर यहूदियों से यह वादा किया कि वो उनके लिए एक अलग इजराइल देश बनाने में मदद करेंगे। और जिस तरह अंग्रेजों ने वर्ष 1947 में भारत को बांट दिया और पाकिस्तान के नाम से एक नया देश बना दिया, ठीक वैसे ही उन्होंने फिलिस्तीन के भी टुकड़े कर दिए। ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र में इजराइल देश बनाने के लिए एक प्रस्ताव लाया और फिर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1947 में ही यह तय किया कि फिलिस्तीन को मुसलमानों के लिए और यहूदियों के बीच बांट दिया जाएगा। तो सोचिए, ब्रिटेन ने फिलिस्तीन के दो हिस्से किए, फिलिस्तीन के दो हिस्से करके कहा एक हिस्से में मुसलमान रहेंगे, दूसरे हिस्से में यहूदी रहेंगे और जिस हिस्से में यहूदी रहेंगे वो एक अलग देश कहलाएगा जिसका नाम होगा इजराइल। विभाजन की इस योजना के तहत 56% इलाका फिलिस्तीन का इजराइल को मिलना था और 44% इलाका फिलिस्तीन के मुसलमानों को मिलना था। यह था यूनाइटेड नेशंस का पूरा अरेंजमेंट। यहूदी धर्म के मुताबिक उनके देश को इजराइल नाम
जेकब से मिला है। जेकब इब्राहिम के पुत्र आइजैक के बेटे थे और उनका जन्म इजराइल में ही हुआ था और उन्होंने ही अपने 12 पुत्रों में से 12 कबीलों को बांटकर इजराइल राष्ट्र बनाया था। इन 12 पुत्रों में उनके एक पुत्र का नाम जुड़ा था, जिन्हें यहूदा भी कहते थे, और यहूदा के नाम पर ही उनके वंशज आगे चलकर यहूदी कहलाए और उनका धर्म यहूदी माना गया। इजराइल में भी पूर्वी यरूशलेम का एक बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। यहूदी यरूशलेम को इसलिए अपना बताते हैं क्योंकि उनका यह मानना है कि यही वो स्थान है जहां आधारशिला रखकर पूरी दुनिया का निर्माण किया गया और यहीं पर इब्राहिम ने अपने बेटे आइजैक की कुर्बानी दी थी। यहूदियों वाले हिस्से में कोटेल या वेस्टर्न वॉल है और यह दीवार पवित्र मंदिर का एक अवशेष है। ईसाई धर्म के लोगों का जुड़ाव इस क्षेत्र से इसलिए है क्योंकि उनका मानना है कि यह वही स्थान है जहां कलवारी की पहाड़ी पर ईसा मसीह को यहूदी धर्म के लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया था और उनका मकबरा सेपल्कर नाम के चर्च के अंदर स्थित है और यह उनके पुनरुत्थान का स्थल भी माना जाता था। यानी इसलिए ईसाई इस जगह को अपने लिए बहुत पवित्र मानते हैं। मुसलमानों के लिए जगह इसलिए अहम है क्योंकि डोम ऑफ रॉक और अल अक्सा मस्जिद यहीं पर स्थित है। यह मस्जिद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है और मुसलमानों का ऐसा मानना है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपनी यात्रा के दौरान मक्का से यहां तक का सफर तय किया था और सभी प्रॉफिट की आत्माओं के साथ यहां पर प्रार्थना की थी। इस मस्जिद से कुछ ही कदम की दूरी पर डोम ऑफ रॉक की आधारशिला है और इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग ऐसा मानते हैं कि यहीं से पैगंबर मोहम्मद साहब जन्नत की तरफ रवाना हुए थे और इसका मतलब यह है कि यह तीनों धर्म का महत्व इस स्थान से जुड़ा हुआ है और इसलिए कोई भी इस क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहता। जिसे आप युद्ध समझ रहे हैं वो युद्ध नहीं बल्कि वो एक धर्म युद्ध है। ये जो डेटा आज मैं आपको दिखाने वाला हूं ये एक सरकार की एनुअल सर्वे रिपोर्ट है जो भारत सरकार के नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने तैयार की है और ये क्रेडिबल है, विश्वसनीय रिपोर्ट है और मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या क्या है। देखिए, अब देखिए भारत में बेरोजगारी दर। आप बहुत सुनते होंगे कि भारत में बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है, आपने अक्सर यही बात सुनी होगी। ये डेटा पहले देख लीजिए। वर्ष 2022 और 23 में, यानी ये वाला जो साल जब हम बात कर रहे हैं आपको, 22 और 23 में भारत में बेरोजगारी दर 3.2% रही, जो वर्ष 2021 और 22 में 4.1% थी और 2017 और 18 में 6% थी। तो पहले यहां देख लीजिए, 2017-18 में बेरोजगारी दर थी 6%, जो कि सबसे ज्यादा थी पिछले 5 साल में। 2018-19 में घटकर 5.8 हुई, 19-20 में 4.8 हुई, 2020 और 21 में 4.2% हुई, 21 और 22 में 4.1% हुई और अब 2022 और 23 में 3.2% बेरोजगारी दर है। इसलिए आज आपको ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि अगर आपको कोई भी विपक्षी का दल का नेता या कोई और आपको अगर बहकाता है तो आपके पास ये आंकड़ा होना चाहिए कि इस समय भारत में बेरोजगारी दर है 3.2%, जो पिछले हाल के वर्षों में सबसे कम है। पिछले 6 वर्षों में भारत में बेरोजगारी दर 6% से 3.2% पर आ गई, यानी आधी हो गई और यह लगभग 50% तक कम हुई है। अब देखिए, अभी हमारे देश में विपक्षी दलों के लिए जातिगत जनगणना के बाद बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस समय हमारे देश में हर 100 में से सिर्फ 3.2 कामगारों के पास ही रोजगार नहीं है। अब देखें, 2014 से पहले जब देश में यूपीए की सरकार थी तब यही बेरोजगारी दर 4 से 5% के आसपास था। मैं वापस आपको दूसरी उसमें लेकर जाता हूं। देखिए, 2013 और 14 में बेरोजगारी दर था 4.9%। यह कौन सा दौर है? जब यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और आप देख सकते हैं बेरोजगारी दर तब कितना था और अब 10 साल के बाद है 3.2, जो पहले से कम है। इस समय भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां बेरोजगारी दर सबसे कम है। अब दुनिया का पूरा एक आंकड़ा देखिए,
दक्षिण अफ्रीका में बेरोजगारी दर इस समय 32.8% है, ब्राजील में 8.3%, पाकिस्तान में 8.5%, फ्रांस में 7.4%, इटली में 7.9%, ईरान में 9.4%, चीन में 5.3%, ब्रिटेन में 4.2% और अमेरिका में बेरोजगारी दर इस समय है लगभग 4%। अब आपके सामने तमाम देश, मैंने तुलना आपके सामने की है, दुनिया भर में बेरोजगारी दर कितनी है। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो भारत में बेरोजगारी दर सबसे कम है 3.2%, जो कि अमेरिका से कम है, ब्रिटेन से कम है, चीन से कम है, इटली फ्रांस से कम है, पाकिस्तान को चलो छोड़ दीजिए, ब्राजील से कम है, ईरान से कम है और दक्षिण अफ्रीका से भी बहुत कम है। अगर बड़े राज्यों की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत में केरल में है। केरल में बेरोजगारी दर है 7%। इसके बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा और पंजाब में है 6.1%। और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन दोनों में बेरोजगारी दर 6.1% है। इसके बाद उत्तराखंड में 4.5%, राजस्थान, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर में 4.4%, हिमाचल प्रदेश में 4.3% और बिहार में बेरोजगारी दर है 3.9%। तो अपने राज्यों में क्या हाल है वो आप देख सकते हैं बेरोजगारी दर का। बड़ी बात यह है कि भारत के जिन 10 राज्यों में सबसे कम बेरोजगारी है, उनमें 7 राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकारें हैं। पूरे देश में सबसे कम बेरोजगारी त्रिपुरा में है, वहां पर बेरोजगारी दर सिर्फ 1.4% है। इसके बाद मध्य प्रदेश में 1.6%, यानी वहां भी स्थिति बहुत अच्छी है। झारखंड, गुजरात और असम में 1.7%, दिल्ली में 1.9%, पश्चिम बंगाल में 2.2% और उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर सिर्फ 2.4% है। यानी जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं वहां देश में सबसे कम बेरोजगारी है। जो आपके सामने नैरेटिव पेश किया जाता है उसके उल्टा